दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे NCERT की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 2 और 3। अध्याय 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह। पृथ्वी कैसी है? गतिशील ग्रह है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हैं दोनों, पाठ नंबर 2 और 3। ये आपके रीट में और सेकंड ग्रेड में तो 100% इनमें कम से कम 2-2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, और 3 या 4 प्रश्न आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके वीडियो के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको अच्छी तरीके से थोड़ा टिक कर दोनों पाठों को अच्छी तरीके से देखना है। कक्षा 6 के जो वीडियो बनाए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको सभी देखने हैं। और आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। यह सबसे पतली परत है जो महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर। देखिए, अभी समझेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से बनी हुई होती है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। अब देखिए, थोड़ा सा इनको पढ़ते हैं। क्या महाद्वीपीय संहति होती है, क्या महासागरीय होती है? देखिए, यानी ये परपट्टी है। ये देखो महाद्वीप है, ऊपर जिसमें पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महासागर है, यानी ये पानी दिखाई दे रहा है महासागर का। तो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है वो सबसे पतली प्रपट्टी होती है। तो महाद्वीपों पर ये प्रपट्टी इस तरीके से है। देखो, ये रही महाद्वीपों की प्रपट्टी है ये। तो ये यहाँ से लेकर देखो, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इस तरीके से ये प्रपट्टी है, महाद्वीपीय प्रपट्टी है। तो ये 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, ऊपर से लेकर यहाँ तक, मतलब लमसम है 33.2 इनकी औसत मानते हैं, लेकिन आपकी किताब में 35 किलोमीटर दे रखा है, तो हमें 35 किलोमीटर ही मानना है। तो 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, इस तरीके से मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक है महाद्वीपीय संहति में। यानी प्रश्न पूछा जाएगा महाद्वीपीय संहति में कितनी है, तो 35 किलोमीटर। ये महासागरीय संहति में देखो इतनी है। महासागरीय संहति में ये 5 किलोमीटर है। कि हम क्यों महासागरों के नीचे होती है, ये महाद्वीपीय संहति में होती है 35 किलोमीटर तक। अब देखिए, ये जो प्रपट्टी है वो बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम। और ये जो बनी हुई होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको सीमे कह दिया जाता है। इसको कहा जाता है सीमे और इसको कहा जाता है सियाल। और फिर इस परपट्टी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। भूपरपट्टी के नीचे फिर मेंटल होता है, वो ग्रेनाइट से बना होता है। उसके बाद में क्रोड होता है, वो क्रोड बना होता है निकिल और फेरस से। क्रोड निकिल और फेरस से बना हुआ होता है, निकिल और फेरस से। तो निकिल और फेरस से बना होने के कारण उसको निफ्फे कह दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है निफ्फे। तो सियाल यानी महाद्वीपीय संहति को क्या कहते हैं? सियाल। महासागरीय संहति को क्या कहते हैं? सिमे। और आपके क्रोड को कह देते हैं निफ्फे। यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से, और सिलिका और फेरस से बनी हुई होती है, इसलिए इनको सियाल, सीमा और निफ्फे कह दिया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से बनी हुई होती है किससे? सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? Cl कह देते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर
प्रपट्टी मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिका एवं मैग्नीशियम से। अभी हमने बात की है ये, इसलिए इसको Cl कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, सिम्मे कह देते हैं। यानी ये प्रपट्टी है, इसमें महासागर यानी ये आपके महाद्वीपीय जो प्रपट्टी होती है वो तो होती है 35 किलोमीटर तक, महासागरीय प्रपट्टी होती है जो 5 किलोमीटर तक होती है। ये Cl की बनी हुई होती है, यानी सिलिका, महासागरीय जो प्रपट्टी होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है, इसे Cl कह देते हैं। इसको मान लेते हैं हम महासागरीय है, तो महासागरीय है वो आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, इसलिए इसको सीमे कह दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, सीमे। और फिर इनके नीचे है वो मेंटल होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना, 2900 किलोमीटर तक। आगे प्रश्न भी आएगा, पहले बता रहा हूँ, 2900 किलोमीटर तक ये ग्रेनाइट से बना होता है। और फिर इसके नीचे है जो आपका क्रोड होता है, तो क्रोड बना होता है निकिल और फेरस से, यानी और लोहा से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, निफ्फे कह देते हैं, निकिल और फेरस से, तो निफ्फे कह दिया जाता है। अगला है प्रपट्टी के ठीक नीचे होता है मेंटल होता है। अभी हमने बात की है इस प्रपट्टी के नीचे कितना क्या होता है, मेंटल होता है। ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सबसे आंतरिक परत होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ऊपरी ऊपर क्या होता है, ऊपरी ऊपर आपकी प्रपट्टी होती है और प्रपट्टी के नीचे फिर आपका मेंटल होता है, मेंटल के नीचे आपका क्या होता है, क्रोड होता है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। अब ये और पृथ्वी की 6371 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किलोमीटर, और क्रोड की होती है 3500 किलोमीटर। चलो इसको भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए स्थलमंडल है, ये जो प्रपट्टी है, फिर आपका मेंटल है और ये आपका क्रोड है। अब ये जो क्रोड, ये इस तरह से, ये इतना क्या है, क्रोड है। तो इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये कितनी है, 3500 किलोमीटर। तो क्रोड की त्रिज्या कितनी होगी, 3500 किलोमीटर। और ये यहाँ से पृथ्वी है, पृथ्वी की पूरी है वो है 6371 किलोमीटर। ये 6371 किलोमीटर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये प्रपट्टी है, भूप्रपट्टी में महासागरीय प्रपट्टी होती है वो Cl की बनी हुई होती है, और महाद्वीपीय होती है Cl की बनी हुई होती है। महासागरीय प्रपट्टी है वो सिम्मे की बनी हुई होती है। और ये जो क्रोड है ये बना होता है निफ्फे का, यानी निकल और फेरस से, और इनके बीच में ये होता है मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रख लेनी है। यदि सब याद रह जाती तो ठीक नहीं है, एक दो बातें आप लिख लेना, बार बार वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो बार जो विशेष बातें होती हैं वो लिख लेनी चाहिए, और बाकी आप एक बार वीडियो देखने में आपके समझ में आती रहेंगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों पाठ हैं ये, इनमें से प्रश्न बहुत आएंगे, इसलिए आपको आराम से देखना है। प्रश्न नंबर 7 है, क्रोड मुख्यतः निकल एवं लोहे से यानी फेरस से बना होता है। लोहे को फेरस बोलते हैं, बनी होती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, निफ्फे। निकल और फेरस क्या हो गया, निफ्फे। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब होता है उच्च। भाई पृथ्वी के नीचे है एकदम से, तो दाब और ताप तो उच्च ही होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपट्टी है। 84% मेंटल और 15% हिस्सा है क्रोड है। जो अभी हमने देखा था ऊपर की जो प्रपट्टी होती है वो कितनी है, 1% है। फिर इसके नीचे आपका जो मेंटल होता है वो होता है 84%, यानी इसका माने मेंटल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। मेंटल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, 84% होता है, प्रपट्टी का 1%, और आपका जो क्रोड होता है सबसे नीचे का जो भाग होता है क्रोड, ये होता है आपका 15%। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, प्रपट्टी है, और मेंटल है 84% तथा क्रोड है 15%। ये आयतन है, ध्यान रखना ये बात,
आयतन है। केवल किताब में आयतन ही दे रखा है। यदि द्रव्यमान दिया जाता है तो द्रव्यमान आपकी जो प्रपट्टी होती है इसका 0.2 होता है, 0.2 होता है द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान किताब में नहीं दे रखा है, तो चलो हम याद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ये लिख लो, आप द्रव्यमान कितना होता है 0.2, प्रपट्टी का 0.2 होता है, और आपके मेंटल का 67.08 होता है, 67.8% होता है मेंटल का। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम, द्रव्यमान 0.2 होता है। यदि आयतन पूछे तो आपको ये याद रखना 1%, 84% और 15%। किताब में आयतन ही दे रखा है, इसलिए हो सकता है आयतन से ही आप ध्यान रखें, लेकिन बाय चांस यदि पूछ ले द्रव्यमान तो 0.2 है आपके प्रपट्टी का, और मेंटल का 67.8 है, और क्रोड की यदि बात करें तो 32% है, 32% है। चलो आगे देखते हैं, शैल किसे कहते हैं। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को, किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। 3 प्रकार की शैलें, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय जिसको इग्नियस बोलते हैं, अवसादी जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, कायांतरित मेटामॉर्फिक। अब देखिए आग्नेय और क्या होती है, यही हम समझ लेते हैं, फिर आगे प्रश्न भी देखते हैं इनके, लेकिन समझ लेते हैं पहले। आग्नेय यानी जब लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा, तो जब वो लावा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। फिर ये आग्नेय चट्टानें जब टूट जाती हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं, टूटकर कोई टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें अवसाद कहते हैं। और इन अवसादों को हवा और जल ले जाकर कहीं इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने पर फिर दाब के कारण ये दोबारा शैल बन जाते हैं। इनके बीच में कई जीवाणु आ जाते हैं, जैसे दूर दूर से हवा पानी इकट्ठा कर लेती है तो जीवाणु आ जाते हैं, कोई छोटे मोटे पौधे आ जाते हैं, तो उन पर उनके चित्र बन जाते हैं। तो उन चित्रों को भी क्या कह देते हैं, जीवाश्म कह देते हैं। तो जीवाश्म किन पर बनते हैं, अवसादी चट्टानों पर। आग्नेय के बाद में कौन सी बनती हैं, अवसादी चट्टानें बनती हैं। और अवसादी और आग्नेय चट्टानों पर जब उच्च दाब और ताप लगता है तो ये कायांतरित यानी अपना रूप बदल लेती हैं और ये कायांतरित चट्टान कहलाने लग जाती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को कहा जाता है आग्नेय शैल। अभी बात की है, यानी मैग्मा ठंडा हो जाता है तो आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। सबसे पहले आग्नेय शैल ही बनती है, उसके बाद में अवसादी बनती है, अवसादी के बाद में आपकी कायांतरित बनती है, इसलिए आग्नेय शैल को क्या कह देते हैं, प्राथमिक शैल कहते हैं। तो ये प्रश्न एक बार आया भी था परीक्षा में कि प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है, आग्नेय शैल को। आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती है? आग्नेय शैल भी फिर 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि पृथ्वी के अंदर ही लावा ठंडा हो जाता है तो वो अंतर्वेदी है, और लावा बाहर निकल कर ठंडा होता है तो वो बहिर्वेदी होती है। अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी शैल, जब लावा भूप्रकृति के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी शैल कहते हैं। तथा द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपट्टी, इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बहिर्वेदी आग्नेय शैल का एक उदाहरण है ये बेसाल्ट, यानी कोई उदाहरण पूछ लिया जाए कि बहिर्वेदी का उदाहरण कौन सा, या बेसाल्ट कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये क्या होती है, बहिर्वेदी का। इनकी संरचना बहुत महीन दानों की होती है, यानी अंदर जब लावा ठंडा हो जाता है तो दाने मोटे होते हैं और बाहर लावा ठंडा होता है तो महीन होता है। तो महीन होने के कारण इनको बहिर्वेदी यानी बाहर आने के कारण बहिर्वेदी कह देते हैं। और बहिर्वेदी जो आग्नेय चट्टान है इनकी संरचना बहुत महीन होती है और अंतर्वेदी होती है, उनकी दाने मोटे होते हैं।
दक्कन का पठार बना हुआ है बेसाल्ट शैलों से। दक्कन का पठार किन से बना हुआ है? बेसाल्ट शैलों से। दक्कन का पठार कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, क्योंकि पीछे वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और वीडियो यदि आपने पीछे वाले अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना। अंतर्वेदी आग्नेय शैल का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। बहिर्वेदी का क्या हुआ? बेसाल्ट, और अंतर्वेदी का ग्रेनाइट। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे बने होते हैं ग्रेनाइट से। दोस्तों, यहाँ इस चैनल पर कोई इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं, बस पॉइंट टू द पॉइंट ही बातें की जाती हैं। आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता है। जैसे कई चैनलों पर आप देखते हो अपने बारे में खूब बातें बताते रहते हैं, आपका समय खराब करते रहते हैं। ये पार्ट जब कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, तो इसमें 3 घंटे लगते हैं ये समझाने में, ज्वालामुखी समझाने में, भूपरपट्टी वाला मेंटल ये चीज़ें समझाने में पूरा 3 घंटा लगा दिया जाता है। यहाँ आपको 15-20 मिनट में पूरा करवा दिया जाता है, तो आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता। आप चैनल पर यदि आए हैं तो आपका स्वागत है, बहुत ही अच्छी बात है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे और आप लाइक नहीं करते हो, ये एक पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए आप पाप के भागीदार बिल्कुल नहीं बनना है आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। चलो आगे बात करते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, वैसे जमा कर दिए जाते हैं। ये एद्रिड अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को कहा जाता है अवसादी शैल। यानी आग्नेय शैल टूटने के बाद में क्या बन जाती हैं? अवसादी शैल बन जाती हैं। अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर। ठीक है, आग्नेय शैल के जो उदाहरण हमने पढ़े थे अंतर्वेदी के और बहिर्वेदी दोनों के। अंतर्वेदी का बेसाल्ट था और बहिर्वेदी का ग्रेनाइट था, और अवसादी शैल का है बलुआ पत्थर। अवसादी शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। यानी अवसादी शैलों में जो पेड़ पौधे दब जाते हैं, जो जीव जंतु दब जाते हैं, उनके वो चित्र बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म। अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, और परिवर्तित हो जाने के कारण ये कायांतरित शैल बन जाते हैं। कायांतरित शैल के उदाहरण है स्लेट और संगमरमर। ये दोनों कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? शैल चक्र। यानी आग्नेय से अवसादी में, अवसादी से फिर आपके कायांतरित में ये शैल चक्र होता है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी पृथ्वी से निकला हुआ कोई भी पदार्थ खनिज नहीं होता। खनिज वो होता है जिनका एक निश्चित भौतिक गुण धर्म होता है एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, वो क्या होता है? खनिज होता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ये फैक्ट दे रखा है किताब में, ऐसा वो बॉक्स में बनाकर। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक हो चुके हैं। सबसे यहाँ प्रश्न ये बनता है, सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। 4 किलोमीटर तक इंजीनियरों ने खोद लिया। 4 किलोमीटर ये गहरी है, लेकिन इसके नीचे भी 6 किलोमीटर तक खोद लिया गया है इंजीनियरों द्वारा। मैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना ही पड़ेगा, लेकिन वहां तक जाना मुश्किल है। अब अगला पार्ट है हमारी बदलती पृथ्वी, पार्ट 3। परपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर समान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई होती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थलमंडलीय प्लेट। हमारी जो प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को
पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को कहते हैं अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल घटित होता है वो तो अंतर्जनित बल होता है, एंडोजेनिक फोर्स बोल देते हैं, और पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को कहा जाता है बहिर्जनिक बल। अंतर्जनित बल की आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी। यानी जो पृथ्वी के अंदर बल होता है उसके कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, वे क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसे कहा जाता है भूकंप। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। अब देखिए आपको बताता हूं, जैसे ये अपनी परपट्टी है और इसके नीचे यहाँ भूकंप जहाँ से प्रारंभ होते हैं, अचानक कोई हलचल मचती है तो इसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति केंद्र। जहाँ से पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है तो उसको बोलते हैं उत्पत्ति केंद्र। और जब ये एक नलिका सी बन जाती है, देखिए एक नलिका सी बन जाती है और यहाँ आकर पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ महसूस किया जाता है, यानी इसकी सिद्ध में इसके पास में सबसे नज़दीक, यानी ये दूर वाले भाग होते हैं इनकी बात नहीं करते, एकदम नज़दीक में सीधा, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी जहाँ हलचल होती है नीचे वो तो उत्पत्ति केंद्र होती है, और पृथ्वी पर जहाँ महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो यानी उत्पत्ति केंद्र और अधिकेंद्र का आपको ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्पत्ति केंद्र और उद्गम केंद्र, जो उत्पत्ति केंद्र या उद्गम केंद्र होता है, इसको उद्गम केंद्र भी बोलते हैं, उत्पत्ति केंद्र भी बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी दूर होती है अधिकम केंद्र से तो वहाँ नुकसान कम होता है और पास में ज़्यादा होता है। ये तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं भाई, ध्यान रखें। पी तरंगें जिनको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, एस तरंगें जिन्हें अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। ये 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। भूकंप आने के कारण 3 प्रकार की तरंगें हैं जो निकलती हैं। पी तरंगें होती है, एक एस तरंगें होती हैं और एल तरंगें होती हैं। बस किताब में आपके इतना ही दे रखा है, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, पृष्ठीय भी बोलते हैं। लेकिन इनकी थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। पी तरंगें, इनको प्राथमिक तरंगें भी बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक बोलते हैं, और इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। पी तरंगों की सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है? पी तरंगों की। ये ठोस, द्रव और तरल तीनों में गति कर सकते हैं। पी तरंग है वो ठोस, द्रव है और तरल तीनों में गति कर सकती है। एस तरंग है वो पी से गति थोड़ी कम होती है। एस तरंग की गति पी से कम होती है तथा ये केवल ठोस में ही गमन करती है। ध्यान रहे, ये बातें आप लिख लो पास में। एल तरंगें केवल ठोस में ही गमन करती है। पी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन करती है। ये प्राथमिक तरंगें होती हैं, सबसे तेज गति होती है। पी तरंग से कम एस की होती है और सबसे कम गति है एल तरंग की होती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होती है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं।
तो वो कैसे लगाते हैं? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख के और सांपों का धरातल पर आना, ये सब देखकर वो भूकंप का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिएक्टर स्केल पर, यानी भूकंप को नापने का जो यंत्र है वो तो होता है सीस्मोग्राफ, और इनकी जो तीव्रता का मापन होता है वो रिएक्टर स्केल पर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 20 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 50 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है। भूकंप की तीव्रता यदि 60 अथवा उससे अधिक है तो वह बहुत शक्तिशाली होती है, और जिसकी तीव्रता 70 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। यानी 20 तक कोई असर नहीं पड़ता, और फिर जो रिएक्टर स्केल पर पैमाना बढ़ता जाता है उसी हिसाब से भूकंप है वो खतरनाक होता जाता है। भुज में भूकंप कब आया था? भुज में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। ये आया था 26 जनवरी 2001 को। रिएक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता इसकी रखी गई थी। आपको पता है वो शक्तिशाली होता है 60 से ऊपर वाला। अब दो शब्द हैं देखो, अपक्षय और अपर्दन, और एक शब्द और होता है निक्षेपण। ये हमने पीछे के वीडियो में पढ़ लिए थे, तो ये क्या होते हैं इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदी, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन मोड़दार मार्गों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। ऐसे जैसे जो नदी इस तरीके से बहती है तो ये जो मोड़दार होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये विसर्प कहलाते हैं। ये मोड़ होते हैं वो विसर्प कहलाते हैं। फिर नदी धीरे धीरे इन मोड़दारों को इस तरीके से, ये सीधी इस तरीके से हो जाती है, इनको अलग कर देती है, अलग कर देती है इन विसर्पों को कई कई जगह पर अलग कर देती है। तो ये अलग हो जाते हैं, यहाँ पानी भर जाता है तो ये झीलें बन जाती हैं। इन झीलों को कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। जब विसर्प लोग नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं उस झील को क्या कहते हैं? चाप झील। नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। यानी नदी में जो ऊंचे कुछ भाग बन जाते हैं, कहीं गहरे बन जाते हैं, कहीं ऊंचे बन जाते हैं, तो ऊंचे भागों को उत्थित तट कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। अलग धाराओं में विभाजित हो जाने के कारण इनको वितरिका कह दिया जाता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या कहते हैं? इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी जब समुद्री तरंगें, आपको पता है समुद्र का जल है वो गतिशील होता है, और ये जब चट्टानों से टकराता है तो वो चट्टानें में गुफाएं सी बन जाती हैं, उन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। और समुद्री गुफाएं बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। यानी ये जैसे बड़ी मान लो चट्टान है, ये चट्टान, तो इस चट्टान पर ये जब बार बार प्रहार करते हैं तो इस तरह से गुफा सी बन जाती है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। और फिर ये जो गुफा बन जाने के कारण ये छत ऊपर छत वाली बचती है, और ज़्यादा ये बार बार तरंगें टकराती हैं, तो इनको समुद्र तटीय मेहराब कह दिया जाता है। इनको छत को क्या कह दिया जाता है? तटीय मेहराब कह दिया जाता है। और छत भी फिर धीरे धीरे ये प्रहार करते हैं तो ये छत भी टूट जाती हैं और केवल ये दीवारें बचती हैं, केवल दीवारें बचती हैं। इन दीवारों को क्या कहा जाता है? इन दीवारों को स्टेक कहा जाता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समुद्री भृगु। जैसे नदी के ऊंचे हुए भाग को तटबंध कहते हैं, उसी तरीके से समुद्र में ऊंचे उठे सैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करती हैं? समुद्री पुलिन का। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। यानी बर्फ पिघलने से जो सुंदर झीलें बन जाती हैं उन्हें हिमनद कहते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं।
ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। रेगिस्तान में बने छत्रक के आकार के शैल बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें छत्रक शैल कहा जाता है। जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्षेत्रों को लोएस कहा जाता है, और ये लोएस सबसे ज़्यादा है वो चीन में पाए जाते हैं। विशाल लोएस निक्षेप चीन में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में है। 29वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? यह है अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अब देखिए, ये आपकी किताब के अंत में प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। वैसे ये प्रश्न सारे के सारे वीडियो में आ गए हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो पाप लगेगा, तो आपको पाप की श्रेणी में जाना नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो देखिए, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? भाई समुद्री तरंग की, अरे इसमें तो उत्तर दे दिया, कोई बात नहीं, चलो ये तो किनारा और समुद्री गुफा तो होती है, और ये शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद क्या करता है? क्या पुलिन बनाता है, क्या बाढ़कृत मैदान बनाता है, या हिमोड बनाता है? ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? क्या ज्वालामुखी होती है, या वलन या बाढ़कृत मैदान बनते हैं? छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में पाई जाती हैं, या नदी घाटी में, या हिमनद में? चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है चाप झील? हिमनद, नदी घाटी है। तो अभी जस्ट ये प्रश्न हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा और तीसरा पार्ट पूर्ण हुआ। आगे भी इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।